हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास से हम लोग आरजीपीवी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का एग्जाम डेट आ चुका है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम 27 अगस्त से शुरू है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है। अब बिना समय गवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आरजीपीवी स्पेशल क्लास, जिसमें अभी हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कवर करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज है। ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको पता होगा कि इससे कहीं भी कोई स्टेट में बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, प्लस आपको शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी इसी से हो जाएगी, इवन एमसीक्यू की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। यानी जो बच्चा ये टॉप 20 को फॉलो कर लेगा वो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, जो कि एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है और उसके स्कोप को लिखना है। बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि भैया डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हो सके ऐसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि एनाटॉमी क्या है ये बताओ, या तो डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी ये बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर स्कोप लिखने आ जाए तो स्कोप लिखना होगा कि यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड उसके साथ ही अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो हर चीज़ यहीं से बनेगा। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। कह रहा है एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जी हाँ, एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। किस चीज़ का स्टडी करते हैं, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, है ना, सब लोग बताओ। स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू कट अ पार्ट। टू कट अ पार्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को काट करके जब हम स्टडी करते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। देखो दो वर्ड है, एक है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में किस चीज का स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर का। जबकि फिजियोलॉजी में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, फंक्शन का, फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या कह रहा है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जबकि फिजियोलॉजी सिंपली मीन्स फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ के फंक्शन को। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं इस डायग्राम में। जैसे हमारा हार्ट है, तो अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर हैं, हार्ट में कैसे क्या कुछ है, जैसे कहाँ पर क्या है, ऑरिकल है, कहाँ पर वेंट्रिकल है, कहाँ पर इंफीरियर वेना कावा है, कहाँ पर क्या है नहीं है, तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तब तो वो क्या हो गया, एनाटॉमी हो गया। तब तो वो क्या हो जाएगा, एनाटॉमी हो जाएगा, जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की स्टडी करेंगे कि आखिर इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में ही कि आपका ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर में अगर पढ़ेंगे तो उसके 3 लेयर होते हैं। हार्ट के आउटर कवरिंग का नाम क्या है, पेरिकार्डियम है। बीच वाले लेयर का नाम क्या है, मायोकार्डियम है। अंदर वाले लेयर का नाम क्या है, एंडोकार्डियम है। तो देखिए लिखा है पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, हाँ, मिडिल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है हार्ट का। ये सब क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ कि हार्ट में कितने चैम्बर हैं, कितना लाइनिंग है। तो ये सब आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो अगर कोई बोले तो एक लाइन में क्या बोलोगे, एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर की स्टडी। जबकि फिजियोलॉजी में अगर कोई फिजियोलॉजी पूछ दे, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो फंक्शन की स्टडी। जैसे हार्ट का फिजियोलॉजी अगर लिखने आ जाएगा तो हार्ट की फिजियोलॉजी यानी फंक्शन क्या होता है बताओ, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन। एंड फंक्शन में ध्यान रखना, फंक्शन में हम लोग उसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। कार्य मतलब काम क्या करता है। जैसे आपका हार्ट का काम क्या है बताओ, दिल का काम क्या है, तो गाना भी सुने होंगे,
दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। तो ये सब दिल लगाने वगाने की काम, प्यार वार करने की काम नहीं है। लकी मैदा जी कह रहे हैं पंप करना। क्या चीज को पंप करना? तो ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है, पंप करना होता है। ठीक है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पंपिंग ऑर्गन है। ये ऑलवेज दिल धक धक करे लगा, गाना भी सुनोगे है ना? तो दिल धक धक करने लगा नहीं, करता ही रहता है। ये ऐसे ही बीट होता है। देखो रियल हार्ट का इमेज मैंने लगा दिया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है और ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है। ये हुआ आपका हार्ट का फंक्शन। तो हार्ट की फिजियोलॉजी में ये आप लिखेंगे। तो बस वही चीजें कह रहा है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर की स्टडी। दैट मीन्स इफ वी कट समथिंग, अगर हम किसी चीज को कट करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज नोन एज एनाटॉमी। फिर उसकी जो स्ट्रक्चर आती है उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी लार्ज, कुछ स्ट्रक्चर जो काफ़ी बड़े होते हैं, एंड सम आर वेरी स्मॉल, कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। तो जिसको हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं, तो उसको जो नेकेड, कुछ नेकेड आई से दिखता है तो कुछ सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट इज पंपिंग द ब्लड सो इट्स फंक्शनिंग वेल बी नोन एज फिजियोलॉजी। कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल में हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंप करने के दौरान क्या होता है कि ताकि अच्छे से काम करे, है ना? देखो कह रहा सिंपली हार्ट का काम ही है यही, तो फिजियोलॉजी वो हो गया। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री लगा के पूरे बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये फिजियोलॉजी कहलाता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब जो काम करना है तो वो ऑर्गन के काम की स्टडी फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब इसके स्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या क्या स्कोप है? ठीक है, हाँ चलो। पहला स्कोप मतलब क्या होता है कि आप क्या मतलब एचएपी पढ़ते हैं तो उससे क्या जानकारियां मिलती हैं। तो कह रहा है दे प्रोवाइड अस द फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी, है ना, एंड हेल्प अस टू नो अबाउट वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड हाउ दे फंक्शन। सबसे पहली बात, जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का नाम ही ह्यूमन एनाटॉमी है, तो इंसान के शरीर के बारे में बेसिक संरचना और बेसिक सभी ऑर्गन्स के कार्य के बारे में जरूर जानकारी होगी। और हेल्थ फील्ड में अगर काम करना है, मेडिकल फील्ड में काम करना है तो ये तो बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। तो मेडिकल फील्ड का चाहे कोई भी कोर्स हो, छोटे से लेकर के एक जो नर्सिंग की छोटी सी कोर्स एएनएम होती है उससे लेकर के एमबीबीएस तक की पढ़ाई में सबसे पहला सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, ताकि मानव शरीर के बारे में आप समझ सकें। तो वही बोल रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब है आधारभूत जानकारी, किस चीज के रिगार्डिंग? ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग, है ना, ताकि हम लोग वेरियस ऑर्गन्स है ना हमारे बॉडी में, ताकि वो कैसे काम करेगा, हाउ दे फंक्शन। ठीक है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिजीज पैथोफिजियोलॉजी। किसी भी बीमारी के पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी बीमारी है वो कैसे बॉडी में हुआ, अरे कैसे हुआ, है ना, ये सब कैसे पता चलेगा। तो एनाटॉमी, सब लोग कमेंट में लिखिए डिजीज पैथोफिजियोलॉजी, है ना। ह्यूमन बॉडी में डिजीज कैसे फैला, जैसे अगर किसी को टीबी हुई तो वो टीबी कैसे इंसान को हार्मफुल करेगा। तो आपका जो टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम का बैक्टीरिया के कारण। तो कोई टीबी का पेशेंट है, वो छुक दिया, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आ गया, फिर आपके लंग्स में जाकर के इन्फेक्ट कर दिया। अरे कर दिया ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। आपका क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में वो लंग्स में इंफेक्शन कॉज कर देगा। तो कैसे बीमारी हुई उसकी स्टडी भी आप स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब में आ जाता है। तीसरा है इट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हाँ, आपके बॉडी पार्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो स्कोप से ही, इसी से पता चलेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे आपके हार्ट बीट का नॉर्मल रेट क्या है बताओ? हार्ट बीट रेट किसी को पता है? हार्ट बीट का नॉर्मल रेट अगर मैं बताऊं, स्क्रीन ब्लैक लेकर के बताता हूं, हार्ट बीट का नॉर्मल रेट अगर मैं बताऊं, किस चीज की बात कर रहा हूं? हार्ट बीट रेट। अरे भैया हार्ट बीट का रेट क्या होता है? 70 से 72 बीट पर मिनट, बीट है ना पर
मिनट, बीट पर मिनट। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का हार्ट बीट रेट लेस देन 60 हो जाए, लेस देन 60 हो जाए, लेस देन 60 यानी 60 से कम, 60 से कम हार्ट बीट का रेट, तो उसको बीमारी हो जाएगी ना। हाँ, तो आपको पहले नॉर्मल एचएपी पढ़े हैं तब तो पता है कि हाँ भैया ह्यूमन बॉडी में 70 से 72 नॉर्मल होना चाहिए। अगर 60 से कम हो जाता है तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेडिकल साइंस में हार्ट रेट कम होने को क्या कहते हैं, सबको पता होना चाहिए। हार्ट रेट कम होने को ब्रेडी कार्डिया कहते हैं, ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया है ना, ब्रेडी कार्डिया कहते हैं। वेरी गुड संदीप सोलंकी जी, ब्रेडी कार्डिया कॉज हो जाएगा। तो आप कैसे पता किए, अच्छा इसको ब्रेडी कार्डिया हो गया यानी कि इसका हार्ट सही से बीट नहीं कर पा रहा है ना। हाँ, अगर उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाए, HBR यानी हार्ट बीट रेट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा इन द सेंस आपका 90 प्लस 90 प्लस हो जाए, 90 से ज्यादा हो जाए, 90 से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग टेकीकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ता है तो कैसे, इसका ट्रिक है, देखो कैसे बढ़ता है, टक 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 टक, तो टक 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 मतलब टेकीकार्डिया। अरे हार्ट रेट कैसे बढ़ता है, टक 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 यानी टेकीकार्डिया है ना, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया ये आपका हो जाएगा हार्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग, आपका हार्ट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे बात को। इसी तरीके से आपका लंग्स का गैसियस एक्सचेंज करना काम है, वो नॉर्मल तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। किडनी यूरिन बनाने का काम है, अरे भैया किडनी का काम क्या है बताओ, यूरिन बनाना है, तो यूरिन सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब सिंपल सा है भैया कि आपको इंफॉर्मेशन, आपको इसको, इस पेज को मैं लगा देता हूं, आपके क्लास में ऐड कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग, तो वही बोल रहा है कि आप एचएपी पढ़ते हैं तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आप चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप चाहें तो एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, इट विल हेल्प अस टू कंडक्ट वेरियस रिसर्चेज इन रेस्पेक्टिव फील्ड। हाँ, आप कोई भी एचएपी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो भी एचएपी का जानकारी होना चाहिए, उसमें हेल्प करेगा। बाय दिस क्या रहा है, बाय दिस वी विल गेट टू नो मोर अबाउट एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ बॉडी। हाँ, कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल पैरामीटर्स या तो फंक्शनिंग, बात बराबर है। देखो फंक्शनिंग में कार्य कैसा है, कुछ नॉर्मल कार्य है या फिर एबनॉर्मल कार्य। पैरामीटर मतलब होता है कि उसका, जैसे मान लो आपके बॉडी में जनरली कितना होता है, WBC का मात्रा बताओ कितना होता है आपके ब्लड में, आपके ब्लड में कितना होता है, तो 8 से 10,000, 8K to 10K है ना, 8K to 10K पर ml ऑफ ब्लड, डन। हाँ, 8 से 10,000 या 6 से 10,000 होता है, ठीक है। जिसके फोन में मेरी वॉइस रिपीट हो रही है वो क्लास को कट करके फिर से स्टार्ट कीजिए, उनके फोन में दिक्कत आ रही है। देखिए जिसके फोन में मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, देखिए मेरे फोन में परफेक्ट चल रहा है क्लास, है ना, 8K to 10K ये जो 6,000 से 10,000 तक होता है। लेकिन अचानक से उसका CBC जांच करवाया गया, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया गया, एंड उस टेस्ट में पाया गया कि उसके बॉडी में WBC का मात्रा कितना है, 25,000 है। तो बताओ इसको क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा। तो अगर WBC बहुत ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए अचानक से, तो इसको ल्यूकीमिया कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। एंड ल्यूकीमिया का मतलब सबको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर, इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर, इसका मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर, है ना, ब्लड कैंसर हो गया। जी हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको प्रॉपर ह्यूमन के बारे में पहले से पता होगा, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल पैरामीटर के बारे में भी आपको जानकारी देता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, क्या होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अक्सर हर बार पूछा जाता है ना, आपको भी पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में फंक्शन की स्टडी करते हैं, एंड उसके बाद आप लोग स्कोप में ये सब चीजें पढ़ना होता है, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 जिसको जिसको समझ में आया है ना, कमेंट में दिल बना दीजिए, ठीक है। चलो, और कमेंट में आलतू फालतू कुछ लोग हैं जो कि कुछ से कुछ लिखेंगे, उनके चक्कर में मत पड़ना, वो या तो उनके चक्कर में मत पड़ना यार, हर जगह एक दो को डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है ना। आप लोग अच्छे अच्छे इतने कमेंट करो कि उनका कमेंट छिप जाए। वाह, गुड, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। हाँ देखो भाई, 100% आएगा वो क्वेश्चन, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बेसिक सा है। अब क्या करना है, क्लास कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ तुरंत मिल जाता है, उस पीडीएफ को आपको पढ़ना है, उस पीडीएफ को आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्कस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन डिटेल, है ना, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। यानी सेल क्या है, सेल के हर एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। हाँ नमन मिश्रा जी, चलिए बहुत बहुत प्यार आपको भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट कंपोनेंट्स एंड फंक्शन, ठीक है। सेल क्या होता है भैया, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। पूरे लाइफ का सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, सेल होता है। अरे भैया जैसे पूरा घर मकान एक एक छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है, हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, ठीक है, जो कि परफॉर्म करता है आपके जीवन के हर एक लाइफ प्रोसेस को, ठीक है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। यस, ये बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जी हाँ, पूरे जीवित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में बिल्डिंग ब्लॉक मतलब होता है छोटा से छोटा यूनिट, है ना, वो क्या है, सेल है, जो कि आपके बॉडी के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपके बॉडी के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलो अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए। हमको करिया कर देता है सर, है ना। अब गोरे हो गए ना हम। हाँ चलो, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सब सेल के स्ट्रक्चर की मैं स्टडी करूं तो सबसे पहले आपको पता होगा एनिमल सेल में आउटर कवरिंग क्या होता है, बताइए आउटर कवरिंग क्या होता है। तो एनिमल सेल का सबसे बाहरी कवरिंग आपका क्या कहलाता है, सब लोग बताओ, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड, सब लोग को पता होना चाहिए। कवरिंग क्या है एनिमल सेल का, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, जो उसमें द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म, चिपचिपा द्रव्य जो भरा होता है, वेरी गुड। एंड उसके अंदर फिर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वेरी गुड। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। फिर आपको दिखा देना ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। काहे करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये बनाता है एटीपी। एटीपी मतलब क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी बनाने का काम करता है, तो जो एनर्जी बनाएगा उसको पावर हाउस कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाया जाता है, ठीक है। हाँ, फिर देखो ये लाइजोसोम है। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग मतलब क्या हुआ, आत्महत्या की थैली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेलुलर वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम आता है। लेकिन इनकेस ये खुद फट जाता है तो पूरे सेल में वो एंजाइम फैल जाता है, जैसे पूरा सेल को मार देता है, इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। फिर ये गोल्जी बॉडी है जो पैकेजिंग का काम करता है। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस से चिपका रहता है। ये क्या करता है, तो ये आपका, इसका 2 प्रकार है, रफ वाला, स्मूथ वाला। ये कुछ बेसिक राइबोसोम जो कि आपके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होता है ना। हाँ, अब सेल का स्ट्रक्चर सर एग्जाम में बनाना होगा, हाँ जी बनाना होगा। ये देखो बेसिक से हाथ से बना हुआ डायग्राम मैं दे देता हूँ, जिसको कि आपको जरूर से जरूर एग्जाम में बनाना है। देखो इस डायग्राम में बहुत कम चीज़ें बनाई गई हैं, इसीलिए ताकि आपको जितना ज़रूरत है उतना बना सके। जैसे एक बेसिक सा बाहर से आउटर कवरिंग बनाना है, जिसका नाम बाहर से दे देना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है,
चलो, एक बच्चा कह रहा है सर मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स लिया था, उसका एक्सपायर डेट 23/4/2026 है, तो उसी कोर्स में सेकेंड ईयर में, रुक जाओ 23/4/2026 है, तो उसी कोर्स में सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का कोर्स लिया था, उसका एक्सपायर्ड है, हाँ, तो सेकेंड ईयर को पढ़ाई कर सकती हूँ। सहाना खान, देखिए सेकेंड ईयर का एक अलग बैच है, तो आपका एक्सपायरी डेट फर्स्ट ईयर का अगर उतना है तो फर्स्ट ईयर की आप लेक्चर्स देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर पढ़ने के लिए सेकेंड ईयर का अलग से बैच लेना होता है दोस्त, सेकेंड ईयर का बैच अलग से लेना होगा, ठीक है। सेकेंड, ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट ईयर का एक्सपायरी डेट उतना लंबा 2026 तक है तो सेकेंड ईयर भी उसी में हो जाएगा, नहीं, सेकेंड ईयर अलग बैच है तो सेकेंड ईयर अलग से लेना होगा, ठीक है। ये देखो बाहर से आउटर कवरिंग जो है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो चिपचिपा द्रव्य होगा उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, और बीच में जो बड़ा सा है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस है, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देना है, फिर आपको राइबोसोम दिखा देना है, लाइसोसोम दिखा देना है, फिर आपको गोल्जी बॉडी दिखा देना है, और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रफ दिखा देना है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा देना है, ठीक है। चलो ये इमेज बनाना है, ठीक है। चलो आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। आउटर कवरिंग क्या होता है बताओ, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होता है ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना किस चीज से होता है, तो फॉस्फोलिपिड से। किससे बना होता है, फॉस्फो, सब लोग को पता होना चाहिए, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। एंड एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था, किसी को पता है, बताओ। सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे बेहतर मॉडल दिया गया है उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जो कि सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जिसके तहत बताया गया कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपका फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जो थोड़ा लचीला होता है, ठीक है, हाँ। और इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, सेल से बाहर क्या जा रहा है, प्लस सेल को प्रोटेक्शन देना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना अदर सेल से, ये सब काम सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। ये सब काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो बताओ भैया सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से बना हुआ, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन का सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ये क्या है आपका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, है ना, ये आपका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, वो किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, है ना, हाँ। एंड इसका मेन काम, तो सेल के अंदर क्या आ रहा है, इन एंड आउट क्या जा रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना होता है, ठीक है। चलो अब है साइटोप्लाज्म, अब है हम लोगों की बारी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर चिपचिपा द्रव्य है, ए जेली लाइक सब्सटेंस फिल्म्स द सेल एंड सराउंड्स द ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, जेली के समान संरचना होती है। हाँ जी दीप कुमार, सेकेंड ईयर का फुल कोर्स शाम में 7:30 बजे स्टार्ट होगा। जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है, हाँ। फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस टू ऑकर एंड हेल्प अस इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। कहने का मतलब है कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना। जो भी सेल के अंदर आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है, हाँ। और साइटोप्लाज्म को मेन एरिना ऑफ द सेल कहते हैं, मेन एरिना, मेन एरिना मतलब क्या हुआ, मेन एरिना ऑफ द सेल मतलब हुआ कि सेल का जो मेन एरिया है जहां पर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, हाँ। और ये कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलो अब उसके अंदर है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक को ध्यान रखना, ये चूंकि केंद्र में है, पूरे सेल के बीच में है, सेंटर ऑफ द सेल है, तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो यही न्यूक्लियस करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर है इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। जी हाँ, जैसे ये मान लो सेल है, तो सेल के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस होता है तो उसके आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं।
हाँ, और उसके अंदर बीच में न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, एंड उसके अंदर क्रोमैटिन होते हैं, जो कि इस तरीके से क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें डीएनए वगैरह भी होता है। तो न्यूक्लियस में मेनली जेनेटिक मटेरियल वगैरह भी होता है, ठीक है। आउटर कवरिंग न्यूक्लियर एनवेलप, उसमें न्यूक्लियोलस है जिसमें क्रोमैटिन डीएनए वगैरह भी होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, न्यूक्लियस का कार्य क्या है, तो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, यानी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। एंड कोऑर्डिनेटिंग, है ना, कोऑर्डिनेटिंग सेल एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन है, एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे डीएनए वगैरह को स्टोर करने का काम करता है। एंड अलग अलग जैसे सेल एक्टिविटीज हैं जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजों में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सर मैंने 499 कोर्स लिया था, उसमें डी फार्मा का टॉप 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या क्या बात है। मुझे एक गलती से आरजीबीवी का कोर्स नहीं हुआ है बिल्कुल, बल्कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का वाला कोर्स हो गया है, तो क्या सर मैं आरजीबीवी वाले कोर्स में हो जाऊंगा। आशीष जाटव जी, जब आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स क्यों लिए, नहीं लेना चाहिए था। जो लाइव जिस बैच में अभी आप हैं उसी बैच में रहिए, क्योंकि उससे आप ये क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। न्यूक्लियोलस की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक गाढ़ा संरचना होता है, डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि मेनली आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है बताओ, हिंदी में क्लास नहीं भैया, आरजीपीवी में इंग्लिश में लिखना होता है। आरआरएनए का प्रोडक्शन करता है। अब राइबोसोम, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आरआरएनए और प्रोटीन से बना होता है, जो कि फ्री फ्लोटिंग है साइटोप्लाज्म में। जैसे ये अगर सेल है तो सेल के अंदर छोटे छोटे गाले गोल गोल जो दानेदार स्ट्रक्चर है वो आपका राइबोसोम कहलाता है ना, जो कि आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होता है, जी हाँ, है ना। और इसका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड इनटू प्रोटीन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम यही करता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहेंगे बताओ, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहेंगे, तो आपका राइबोसोम को कहेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सानिया फिरोज, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, वेरी वेरी वार्म वेलकम, है ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से राइबोसोम के बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये मान लो सेल है, सेल में बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ही जुड़ा रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही जुड़ा होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो प्रकार है, एक है स्मूथ वाला और एक है रफ वाला। तो रफ वाला जो होता है वो बिल्कुल इसके सरफेस पर होता है ना, उसके सरफेस पर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, उसका नाम होता है राइबोसोम, उसका नाम होता है राइबोसोम, ठीक है। उसके सरफेस पर राइबोसोम लगा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि स्ट्रक्चर क्या है, स्टडेड विथ राइबोसोम, जिसमें कि राइबोसोम लगे होते हैं छोटे छोटे दानेदार, ठीक है। फंक्शन में है सिंथेसाइज एंड प्रोसेस प्रोटीन, है ना, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। जबकि स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम नहीं होते, लैक्स राइबोसोम। जबकि फंक्शन है सिंथेसाइज लिपिड, ये क्या बनाने का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड पॉइजन्स, स्टोर कैल्शियम आयंस, ये सब चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है, ये देखिए जुड़ा हुआ है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपको छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जिसमें आपका राइबोसोम लगा है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER में राइबोसोम नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वो स्मूथ स्ट्रक्चर है, और स्मूथ है तो वो क्या बनाएगा, देखो इसका पूछा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। कैसे पता चलेगा, रफ है यानी सरफेस पर राइबोसोम है, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है ही, तो वो प्रोटीन बनाएगा। स्मूथ वाला चिकना होता है, और चिकना मतलब घी, लिपिड मतलब क्या, घी तेल मक्खन, देखना जहाँ पे भी घी वगैरह लगा दो चिकना सरफेस हो जाता है। तो जो चिकनी है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या बनाएगी, लिपिड, ठीक है। अब एक गोल्जी एपेरेटस,
ये आपके छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और फोल्डेड मेम्ब्रेन से बना होता है और ये मेनली पैकेजिंग का काम करता है ना, मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स लिपिड्स फॉर सेक्रेशन टू डिलीवरी ऑफ अदर ऑर्गेनल्स, यानी मेनली पैकेजिंग का काम करता है। अब मेन है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको भैया हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन मैं कहूँगा आरजीपीवी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, ओनली इंग्लिश, ठीक है। मैं कोशिश यही कहूँगा कि भैया लिखो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना अपने रिस्क पे लिखना। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा मेहनत कर लो, हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना, जिसमें इनर मेम्ब्रेन, देखो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहरी झिल्ली है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, हाँ ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। एंड इस इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बताओ, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं, चूंकि फोल्डिंग स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टे, क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि बताओ भैया इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टे कहते हैं। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बताओ, सब लोग बताओ क्या हो जाएगा, तो आपका क्रिस्टे कहलाएगा। और ये क्रिस्टे में ही एटीपी बनता है, यहीं पर एटीपी बनता है, ठीक है, यहीं पर एटीपी बनता है, ठीक है। हाँ तो वही बोल रहा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक बाहरी है और एक अंदर में, इस तरीके से होता है, जिसको क्रिस्टे कहते हैं, जहां पर आपकी एक्चुअली आपका क्या होता है, एनर्जी बनता है। फंक्शन क्या है, द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, हाँ कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी बनाता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, पढ़ते रहिए। लाइजोसोम है ना, देखिए बीटीयूपी में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में रिजल्ट आया ना, बम बम हो गया सारा स्टूडेंट, है ना। फिर है लाइजोसोम, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल रहे थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। फंक्शन है वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करना, सेलुलर डेब्रिज कचरा कूड़ा को खत्म करना, डाइजेस्ट करना। लेकिन कई बार होता है ये फट जाता है तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहलाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका का, है ना, आत्महत्या की थैली, सेल को सुसाइड करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है ये वाला सेशन, ठीक है। आज 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन था एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके डेफिनेशन और स्कोप को। फिर दूसरा क्वेश्चन था सेल क्या है, सेल के कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर फंक्शन को। चलो बताओ सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या करता है, पूरे सेल के अंदर आने वाली चीजों को और बाहर आने वाली चीजों को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ द सेल कहलाता है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, एंड आपको मैं बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, लाइजोसोम ये आपका क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपका फाइनली आज का क्लास ओवर होता है, ठीक है। नहीं पीडीएफ प्रिंट नहीं कर सकते हैं, प्रशांत परिहर जी नहीं कर सकते हैं पीडीएफ प्रिंट, ठीक है, पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं कर पाएंगे आप। चलो तो फाइनली आपका ये क्लास यहाँ पर खत्म होता है। कैसा रहा क्लास आप लोग कमेंट में बताइएगा, एंड सभी लोग इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि हर एक अपडेट क्लास का कैसे क्या है, नहीं है एग्जाम वगैरह के बारे में यहाँ पर मिलता रहता है। तो मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए, एंड उदित फार्मेसी का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, उससे भी जुड़ जाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। ऐसे ही एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, मन लगाकर खूब आगे बढ़िए, बहुत अच्छा करेंगे आप, नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। एंड विश्वास मानिए हर स्टेट का, पिछले साल भी आरजीपीवी वालों को पढ़ाया था तो कभी भी रिजल्ट खराब नहीं रहा है ना, जो पढ़ाया हूँ वही पेपर में आया है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड जिस भी बच्चे को आरजीपीवी कोर्सेज में ज्वाइन होना है तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, है ना, ताकि आपको ज़्यादा देरी ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।